गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले नमस्कार। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी जो है वह अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 68 बीपीएससी का जो एग्जाम का जो डेट है वो 12 फरवरी को है और इस एंगल से आपका बिहार स्पेशल पे एक आपको मजबूत पकड़ बनाने पड़ेगा ही, क्योंकि बिहार स्पेशल के बिना आप बिहार में सिलेक्शन होना नामुमकिन हो जाता है। और बिहार स्पेशल में जो बिहार का इतिहास का जो पोर्शन है उस पर आपको महत्वपूर्ण और आपका अधिक काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन बिहार के इतिहास से और मध्यकालीन बिहार के इतिहास से प्रश्न बनने की संभावना कम होती है, वहाँ पे कम प्रश्न बनता है। लेकिन आधुनिक बिहार के जो इतिहास है उनसे आपको प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। लेकिन ध्यान यह रखिएगा कि आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए अगर 4 प्रश्न प्राचीन बिहार के इतिहास से बन जाए और उसमें अगर 3 गलत हो जाए तो आप देखिए हो सकता है कि सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। इसलिए आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे जहां से आपको ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है, और उन क्षेत्रों पर यानी उन विषयों पर उन टॉपिक पर कम फोकस करेंगे जहां से प्रश्न ना बनता है या बहुत कम बनता है, लेकिन उस टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। तो कब कहां से प्रश्न बन जाए यह कोई नहीं जानता है। लेकिन आज से हम बिहार का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले बता दें कि बिहार के इतिहास में हम प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास तीनों को कवर करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन बिहार के इतिहास में और मध्यकालीन बिहार के इतिहास पे हम कम समय पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो है वह बहुत कम बनते हैं और सीधे बन जाते हैं। और आधुनिक जो बिहार का इतिहास है उसको हम ज्यादा समय लेकर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाकर और बीते जो वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी साथ में टॉपिक वाइज दिखाते चलेंगे और भविष्य में प्रश्न बनने की संभावना जो होगी उसको भी आपको नोट डाउन करवाते चलेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि बिहार स्पेशल के बिना आप जो है बिहार स्पेशल के बिना आप बिहार में सफलता ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि बिहार स्पेशल आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और बहुत सारे दोस्तों के मेरे कमेंट हो आता है कि सर ये बताइएगा कि बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक है। इन सभी मुद्दों पे हम क्लास में चर्चा कर देंगे, लेकिन आज से हम बिहार के बारे में बिहार का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आज की जो क्लास होगी वह एक तरह से इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। आज की क्लास जो है वो कल से रेगुलर होगी और उसमें हम बिहार के स्रोत के बारे में स्टार्ट करेंगे कि बिहार के जानने का स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत में बात करेंगे कि ब्राह्मण धर्म का स्रोत क्या है, जैन धर्म का स्रोत क्या है, इसके साथ ही बौद्ध धर्म का स्रोत क्या है। यह जो प्राचीन जो बिहार के बारे में जानकारी मिलती है वह उनके जो स्रोत बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि मध्यकालीन बिहार के बारे में जो जानकारी मिलती है उनके स्रोत क्या क्या है, उनके स्रोतों के लेखक कौन है। इन सही मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक बिहार के जानने के लिए हमारे क्या क्या स्रोत है, इन स्रोतों पे आपकी कल के जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और उसके साथ ही जो स्रोत नाम बताएंगे उसके लेखक भी बताएंगे, जहाँ से जैसे कि आपका तबकाते नासरी के लेखक कौन है, और उस पर अकबरनामा के लेखक कौन है, और उसके बाद तुजु के बाबरी के लेखक कौन। ऐसे बिहार के जानने का जो स्रोत है उन्हें कई सारे स्रोत है, जैसे बर्नी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इन सही मुद्दों पे। इसके साथ ही हम विदेशी विवरण पे भी आपके साथ कल क्लास में चर्चा कर देंगे। उसके बाद परसों की जो क्लास होगी उसमें आपका पाषाण काल से आपका बिहार को स्टार्ट करेंगे और आपके सामने उतना ही फैक्ट लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इधर उधर की ना बात करते हुए आज एक इंट्रोडक्शन क्लास समझते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार जो है वह बिहार शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निवास स्थल यानी आवास स्थल। और बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने की जो जगह होती थी, जो बौद्ध भिक्षु की जो जगह होती थी उन्हीं को रहने की जो जगह होती थी उन्हीं को बिहार कहा जाता था। धीरे धीरे आगे चलकर आम बोलचाल की भाषा में इसे बिहार को बिहार कहा जाने लगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो बिहार का जो आंचल था वह जो हरेक वंश के समय बात करेंगे और मौर्य काल या गुप्त काल तक की बात करेंगे तो इस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। और इस मगध की राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह ग्रीवरिज थी, जिसे राजगीर कहा जाता था। हालांकि जैसा कि जब हम बिहार के हर एक वर्ष पढ़ाएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। आगे चलकर ग्रीवरज यानी राजगीर राजधानी को आपको पाटलिपुत्र बनाया गया और उसके बाद यह जो क्षेत्र जो मगध का जो क्षेत्र था यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो गया से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह का नाम आता है बोध गया, जिसके नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। और आप सभी को पता होगा कि इस बोध गया में निरंजना नदी के तट पे पीपल की ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का यह कर्म स्थली है, आप बता सकते हैं। और जब गौतम बुद्ध के यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बहुत सारे देश विदेश से जो बौद्ध भिक्षु जो थे वह इन जगहों पर घूमने के लिए आते थे। और एक ऐसा समय आ गया कि जो क्षेत्र जो था वह एक बौद्ध धर्म के लिए तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर सामने आया। जब बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां जो थी वह इन क्षेत्रों में आते थे, तो इन क्षेत्रों में रहने के लिए कई सारे गुप्त जो शासक थे वह उनके लिए निवास स्थल बनाए, और ताकि इन जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां जो हैं वह इस निवास स्थल में रहें। और यही शब्द आगे चलकर विहार शब्द जो है वो बिहार से जुड़ गया। हालांकि विहार शब्द कब बना, इसकी कोई प्रारंभिक जो उपयुक्त मतलब अगर मान लिया जाए कि विहार शब्द से जो बिहार शब्द कब बना, इसका कोई सही सटीक समय नहीं देखने को मिलता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि विहार शब्द से ही बिहार शब्द बना है। और बिहार शब्द जो है पाली और संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निवास या आवास स्थल। आज जो हम बिहार का देखते हैं, बिहार को जो मानचित्र हम देखते हैं, क्या वास्तव में इस प्रारंभिक समय से इस समय तक अब वर्तमान तक क्या ऐसा था? इस जब बिहार का इतिहास हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि प्राचीन बिहार का इतिहास कैसा था, मध्यकालीन बिहार का इतिहास कैसा था, आधुनिक बिहार का इतिहास कैसा था, और अब का बिहार का इतिहास क्या है। लेकिन आज हम थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे कि प्राचीन बिहार जैसे कि आधुनिक काल में जो बिहार और आज का जो बिहार देख रहे हैं वह किस प्रकार से था, पहले बिहार में क्या क्या शामिल था। थोड़ा सा एक छोटा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक ना। आप ये पूरा क्लास जो है वो कल से डिटेल में जाएंगे। बिहार को हम समझेंगे आजादी से पहले। आजादी से पहले क्या स्थिति था, आजादी से पहले। उसके बाद दूसरा नंबर पे हम समझेंगे आजादी के बाद। आजादी के बाद और आज हम डिस्कस करेंगे वह बिहार के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आजादी से पहले की अगर बात करें तो बिहार में अगर बात करेंगे तो 1912 से पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों क्या था, एक में था। और आज जो है वह तीनों अलग अलग है। तो ध्यान ये रखिएगा 1912 के से पहले, 1912 से पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्या था, साथ में था, साथ में था। उसके बाद 1912 में क्या हुआ कि बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया, बंगाल को अलग कर दिया गया। यानी 1912 के बाद जो हो गया वह बंगाल क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन इस दौरान बिहार के साथ उड़ीसा क्या था, शामिल था। उड़ीसा को अभी अलग नहीं किया गया था। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बन जाए कि बिहार का जो गठन का वर्ष कब है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के जो गठन का जो वर्ष है वह 1912 है। यानी बिहार के जो क्या है 1912 जो है वह बिहार के गठन का वर्ष है, गठन का वर्ष है। धीरे धीरे जब हम आधुनिक बिहार के इतिहास पढ़ाएंगे तो कई सारी घटनाओं की यहाँ पे चर्चा करते जाएंगे। लेकिन आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो ध्यान ये रखिएगा कि 1936 की जब समय आया और आप यह बताने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से कि कांग्रेस का जो 1936 के जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, और कांग्रेस का जो 1936 में सम्मेलन हुआ था वह कहां पे हुआ था। 1936 में क्या हुआ, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। हालांकि जब हम पढ़ाएंगे तो इस सभी घटनाएं जो है वह आपको डिटेल से चर्चा करते जाएंगे। उसके बाद आजादी के बाद क्या हुआ, 1947-48 में बिहार एवं
उड़ीसा के बीच क्या हुआ, सीमाओं का निर्धारण किया जाने लगा, सीमा का निर्धारण। उसके बाद आजादी के बाद हम देखें 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन जब हो रहा था तो बिहार की क्षेत्रों का भी पुनर्गठन हुआ और बिहार के दो क्षेत्र पता होगा, पुरुलिया और पूर्णिया। पुरुलिया पहले बिहार में शामिल था, लेकिन जब राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था तो पुरुलिया और पूर्णिया के क्षेत्र जो है, पूर्णिया के जो कुछ क्षेत्र जो है वो बंगाल को सौंप दिए गए। इस प्रकार से आप आजादी से पहले यानी 1912 से पहले से लेके 1947 तक बिहार की स्थिति क्या था और 1948 के बाद क्या हुआ, 1947 के बाद जो है वह बिहार की स्थिति क्या था। जब पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र जो बंगाल को सौंप दिए गए, यह समय सब चलते जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे 2000 का वर्ष आया। 2000 में क्या होता है, बिहार से एक अलग पृथक राज बना और यह राज झारखंड के नाम से क्या हुआ, हमारे सामने आया। यह सभी पहले तो संक्षेप में आप याद रखेगा कि पहले बिहार में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इसके साथ ही आपका झारखंड के जन्म भी नहीं हुआ था, ये सभी शामिल था। लेकिन धीरे धीरे बिहार से बंगाल अलग हुआ, फिर उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद 2000 ईस्वी में बिहार से एक पृथक राज्य हो झारखंड बना। इन सभी आप एक बिहार के बारे में एक संक्षिप्त आप ध्यान में आप रखिए। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो यह जो बिहार से जो झारखंड जो बना था, यह आपका 15 नवंबर 2000 को बना था। कभी पूछ लिया जाए कि बिहार से झारखंड पृथक राज्य कब बना। हालांकि कुछ समय पहले अभी देख रहे होंगे कि आपका मिथिलांचल बनाने की मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, लेकिन बनने की संभावना ना के बराबर है। इसके बाद थोड़ा सा आगे आप देखिएगा, यहाँ पे जो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। यह बिहार के बारे में एक समान जानकारी था, यह आपको बताने की प्रयास करें। थोड़ा सा बिहार के अगर महत्व की अगर बात करें तो थोड़ा सा बिहार के महत्व बताते हैं, और ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि बिहार के महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक दृष्टि में क्या क्या महत्वपूर्ण है और हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, चलते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल में कहता है कि पाषाण काल के कई सारे औजार जो हैं वह बिहार के क्षेत्रों से मिले हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं, आधुनिक मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। इसी प्रकार से नव पाषाण काल के औजार मिले हैं। जैसे कि अब याद रखिएगा, पाषाण काल याद रखिएगा आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हालांकि यह सभी दोहराएंगे भी, पढ़ाएंगे तो सदा। पूरा पाषाण काल के साथ जैसे कि आपका मुंगेर से, नालंदा से, इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल के भी साथ जो है वह मुंगेर से, नालंदा से, इसी प्रकार से नव पाषाण काल के साथ भी मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। जैसे कि मुंगेर से अगर बात करेंगे तो मुंगेर से आपको चाकू मिले हैं, खुरपियां मिले हैं। इसी प्रकार से नव पाषाण काल में कुछ हड्डी के औजार मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन सभी आपको जब पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी पाषाण काल के दृष्टि से भी बिहार क्या था, महत्वपूर्ण था। पाषाण काल के कई सारे औजार बिहार के स्थलों से मिले हैं। इसी के बाद हम आते हैं ताम्र पाषाण काल। जब मनुष्यों ने ताम्र पाषाण काल की अगर बात करेंगे, जब मनुष्यों ने तांबे के साथ साथ यानी पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया गया, तब इसे ताम्र पाषाणी काल कहा गया। और इसका साक्ष्य भी आपका ध्यान में रखिएगा, लौह पाषाण काल का साक्ष्य जो है वह सारण से और वैशाली से मिला है। आपका सारण से और वैशाली से मिला है। इसी प्रकार से अगर ताम्र पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो ताम्र पाषाण काल की जो साक्ष्य जो है, ताम्र पाषाण काल के साथ जो है वह सारण, वैशाली, गया और पटना से भी आपको ताम्र पाषाणी काल के साथ मिले हैं। इसलिए ताम्र पाषाणी काल के दृष्टि से भी बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसके बाद हम बात करेंगे बिहार में ऐतिहासिक युग का शुरुआत जो है ऋग वैदिक काल में कुछ शासक मिले हैं। हालांकि जब बिहार में अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक युग का शुरुआत जो है वह उत्तर वैदिक काल से। बिहार में ऐतिहासिक युग की शुरुआत जो है वह उत्तर वैदिक काल से है। और जैसा कि आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में यहाँ पे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय होता है। यहाँ पे महावीर के बारे में पढ़ना होगा, आपका गौतम बुद्ध के बारे में होगा, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। और गौतम बुद्ध के बारे में कई सारे वहाँ आपको जो है मुद्दे वो सब बिहार के जब जैन धर्म पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कस कर देंगे। इसके बाद अगर बात करें, यहीं पे आपका मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। जैसे मौर्य साम्राज्य के दृष्टि से बिहार में आपका जैसे मौर्य की शासक बना, आपका बिंदुसार बना, इसी प्रकार से अशोक महान। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 प्राचीन काल में सबसे महान शासक अशोक को पढ़ना ही है बिहार की धरती। उसके बाद अगर बात करेंगे जैसे कि मध्यकाल में आपका अकबर, यही तो मेन शासक थे। और इस प्रकार से मौर्य काल के दृष्टि से भी बिहार बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे हम देखेंगे कि मौर्यों की राजधानी कहाँ थी, मौर्यों के जो आपका मौर्यों के बारे में कई सारे एक शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या नाम है, इसके बाद अशोक के बारे में आपके हम बात करेंगे कि उसके बाद अशोक के पौत्र दशरथ जो है वो कहाँ पे गुफा बनाए, इस सभी पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद मौर्य समाज की बात करेंगे। गुप्त काल में क्या था बिहार, गुप्त काल में अगर बात करें तो गुप्त काल में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात था। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल शासकों ने यहाँ स्थापना करवाया था। जब बताएंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कई सारे आपको फैक्ट जो है वहां पे डिस्कस करेंगे। यानी आप ध्यान रखिएगा कि पाल यानी गुप्तोत्तर शासक जो थे वह आपके दृष्टि से बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार से मध्यकाल में अगर बात करेंगे तो आपका क्या है, बिहार जो है वह शेरशाह का कर्मभूमि है। मध्यकाल में क्या है, बिहार जो है वह शेरशाह की कर्मभूमि है। इसी प्रकार से बात करेंगे मध्यकाल में बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। यह सभी चर्चा करेंगे कि बिहार में कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियां आई और कैसे कैसे बिहार में आपका उन्होंने कब्जा किया। और इसके साथ ही बिहार में आपका जैसे कि सिखों की बात करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी उसके बाद हम बात करेंगे सूफी संतों जैसे कि मनेर जो आपका स्थल जो है, मनेर जो स्थल है, ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सूफी साहित्य के बारे में बताएंगे कि आपको सूफियों के दृष्टि से बिहार भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से आधुनिक काल में बात करेंगे तो कैसे कैसे यूरोपीय कंपनियां बिहार में आई, स्थापना की। और बिहार जो था वह बिहार में आपका कई सारे बिहार में पटना फैक्ट्री का स्थापना की। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा पूरा डिटेल से करेंगे। इसके साथ अगर बात करेंगे आपका प्लासी के युद्ध तो बंगाल में हुआ था, लेकिन बक्सर का युद्ध जो कि अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध था और यहीं से हालांकि प्लासी का युद्ध जो अंग्रेजों ने छल पूर्वक षड्यंत्र के थ्रू जीता था, लेकिन बक्सर जो युद्ध था वो अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ लड़ा था। और इस बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। और इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त को, एक आपका 16 अगस्त को। इसके साथ हम बात करेंगे आपका जो बक्सर का युद्ध जो था वो बिहार की धरती था। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो कई सारे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले बहावी आंदोलन, ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे आंदोलन जैसे कि आपका बहावी आंदोलन। इसके साथ ही कई सारे वहां पे संस्थाओं जैसे आर्य समाज का स्थापना हुआ था, आर्य समाज की कई सारी शाखाएं खोली गई थी, कई सारे वहां पे संगठन बने थे। इन सभी मुद्दों के बाद हम चर्चा करते हुए पूरा डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो 1857 का विद्रोह जिसने भारत से लेकर इंग्लैंड तक तहलका मचा दिया था। इस प्रकार से जैसा कि आप सभी पता है कि 1857 का जो विद्रोह है वो बिहार से लेकर इंग्लैंड तक तहलका मचाया था। इसमें आरा के बाबा वीर कुंवर सिंह जिसने अंग्रेजों को धूल चढ़ाया था। इन सभी मुद्दों पे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह से आपके बीपीएससी के एग्जाम में एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। तो आपका 1857 का विद्रोह का भी केंद्र था बिहार। जिस तरह से भारत पूरे चल रहा था उस 1857 के विद्रोह में आरा से जगदीशपुर के जो वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी।
इन सभी मुद्दों पे पूरा हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जैसा कि जब गांधी जी का आगमन होता है तो आपको पता है गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का शुरुआत यही चंपारण के, बिहार के चंपारण की धरती से किया था। और गांधी जी ने जब 1915 में उनका आगमन हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले पूरा भारत की दौरा किया था। 1 साल तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जिस प्रकार से नील चंपारण सत्याग्रह, जो बगान मालिक जो थे वो जो नील के जबरदस्ती खेती करवाते थे, उनके विरुद्ध में गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रारंभ जो है इस बिहार की धरती चंपारण से किया था। इन सही मुद्दों पे हम प्राचीन काल से, यानी प्राचीन काल के कई सारे टॉपिक, मध्यकालीन काल के कई सारे टॉपिक और आधुनिक बिहार का जो इतिहास जो है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम कल जो पढ़ेंगे वो बिहार के साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बता दें कि बिहार के जानने के स्रोत जो है वह साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, विदेशी विवरण भी है। साहित्यिक स्रोत में अगर बात करेंगे तो आपको ब्राह्मण धर्म के स्रोत पढ़ेंगे, इसके साथ ही जैन धर्म के स्रोत पढ़ेंगे, इसके साथ ही बौद्ध धर्म के स्रोत पढ़ेंगे, इसके साथ विदेशी विवरण जैसे कि आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बेगास के इंडिका, आपका फायान, इन सभी के जो विवरण है इससे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके प्रकार से हम बात करेंगे तो कई सारे आपके मध्यकालीन स्रोत जो है जैसे कि आपका तबकात नासरी, अकबरनामा, तुजो के बाबरी से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो साहित्यिक जो स्रोत है इनके लेखक भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक बात करेंगे कि आधुनिक बिहार के जानने की स्रोत क्या है। इन सभी मुद्दों पे यानी कल से क्लास आपकी जो होगी वो आपका आधुनिक बिहार के जानने का स्रोत से स्टार्ट करेंगे। जो प्राचीन काल में क्या स्रोत था, मध्यकालीन बिहार को जानने के लिए क्या स्रोत था, आधुनिक बिहार के जानने का क्या स्रोत है। उसके बाद परसों की क्लास में आपका बिहार का हिस्ट्री का जो सेक्शन जो है वो आपका बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे पाषाण काल से, और आपके साथ पूरा फैक्ट डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आज आपको क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड